नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं PYQ वाला असली पेपर असली तैयारी। दोस्तों आज हम देखेंगे 28 अक्टूबर 2023 को आयोजित यूपी ट्रिपल एससी पैट परीक्षा की फर्स्ट शिफ्ट का सेट ए। हर एक प्रश्न का जवाब आपको मिलेगा ऑफिशियल आंसर की के हिसाब से। वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यही प्रश्न परीक्षा में रिपीट होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। शिवाजी की मृत्यु के बाद मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के पास थी जिन्होंने शिवाजी के उत्तराधिकारियों को पेशवा या प्रधानमंत्री के रूप में सेवा दी थी। कौन सा शहर मराठा साम्राज्य की राजधानी बन गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पूना। क्वेश्चन नंबर 2, महावीर स्वामी को जिन नाम से जाना जाने लगा, जिन का क्या अर्थ है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, विजेता। क्वेश्चन नंबर 3, जैसा कि अशोक के शिलालेखों में उल्लेख किया गया है, मौर्य साम्राज्य में राजधानी पाटलिपुत्र और अन्य 4 प्रांतीय केंद्रों सहित 5 प्रमुख राजनीतिक केंद्र थे। निम्नलिखित में से कौन सा प्रांतीय केंद्र नहीं था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इंद्रप्रस्थ। क्वेश्चन नंबर 4, ऋग्वेद में विश्वामित्र नामक एक ऋषि और किन 2 नदियों के बीच संवाद है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, ब्यास और सतलज। क्वेश्चन नंबर 5, 1722 में कहां की सूबेदारी सवाई राजा जयसिंह को दी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, आगरा। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसने अपने सहयोगियों को यह महसूस करने के लिए प्रेरित किया था कि संविधान सभा ब्रिटिश निर्मित थी और ब्रिटिश योजनाओं पर काम कर रही थी, जैसा कि ब्रिटिश चाहते थे कि इस पर काम किया जाए? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सोमनाथ लाहिड़ी। क्वेश्चन नंबर 7, चितरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने परिषद राजनीति में वापसी पर बहस करने के लिए कांग्रेस के भीतर निम्नलिखित में से किस राजनीतिक दल का गठन किया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, स्वराज पार्टी। क्वेश्चन नंबर 8, कांग्रेस का वह अधिवेशन कहां हुआ था जिसमें महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन शुरू करने की आवश्यकता के बारे में आश्वस्त किया था? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, कलकत्ता अधिवेशन। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन खुदाई खिदमतगार का संस्थापक था और जिसे बादशाह खान के नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, खान अब्दुल गफ्फार खान सीमांत गांधी। क्वेश्चन नंबर 10, 1913 में हिंदुस्तान गदर पार्टी का मुख्यालय कहां स्थित था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, सैन फ्रांसिस्को। क्वेश्चन नंबर 11, सिरुई या सिरोय कुमुदिनी लिली भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाने वाली एकमात्र स्थलीय कुमुदिनी या लिली है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। क्वेश्चन नंबर 12, उड़िया पठार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 13, शीत ऋतु की शुरुआत में तमिलनाडु के तटीय क्षेत्रों में वर्षा का क्या कारण है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, उत्तर पूर्वी वर्षा ऋतु मानसून। क्वेश्चन नंबर 14, राजस्थान के जालौर जिले में किस प्रकार का ग्रेनाइट पाया जाता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रोजी पिंक गुलाबी ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 15, पुर्तगालियों द्वारा निर्मित बंदेल चर्च भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, पश्चिम बंगाल। क्वेश्चन नंबर 16, गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य एफआरपी को कौन मंजूरी देता है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय श्रम कानून और सामाजिक सुरक्षा उपाय है जिसका उद्देश्य काम करने का अधिकार, राइट टू वर्क की गारंटी देना है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना या अधिनियम मनरेगा। क्वेश्चन नंबर 18, स्वर्ण क्रांति भारत में निम्नलिखित में से किस कृषि क्षेत्र में विकास के लिए जिम्मेदार है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बागवानी। क्वेश्चन नंबर 19, बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण का मुख्यालय कहां स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, हैदराबाद। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा डिपॉजिटरी संस्थान का
एक प्रकार नहीं है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाबार्ड। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के पारित होने के साथ भारत एक अधिराज्य बन गया और अधिराज्य विधानमंडल ने भारत सरकार अधिनियम 1935 की किस धारा के प्रावधानों के तहत 1947 से 1949 तक कानून बनाए? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, धारा 100। क्वेश्चन नंबर 22, एक व्यक्ति जो संसद का सदस्य नहीं है उसे राष्ट्रपति द्वारा अधिकतम कितने महीनों के लिए मंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6 महीने। क्वेश्चन नंबर 23, उस उच्च न्यायालय का नाम बताइए जिसका क्षेत्राधिकार अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के केंद्र शासित प्रदेश पर है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, कलकत्ता उच्च न्यायालय। क्वेश्चन नंबर 24, पंचायती राज संस्थाओं के अस्तित्व के लिए भारत की संसद द्वारा 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन कब पारित किया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दिसंबर 1992। क्वेश्चन नंबर 25, वर्ष 1928 में मोतीलाल नेहरू समिति द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम और विधेयक प्रस्तावित किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अधिकारों का बिल। क्वेश्चन नंबर 26, स्वर यंत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसमें स्वर रज्जु होते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किस प्रकार का कोलाइड है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सोल। क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक यौगिक मानव शरीर में प्रोटोप्लाज्म को जमा देता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मेथेनॉल। क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक सौरमंडल में स्थित एकमात्र बौनाग्रह है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सेरेस। क्वेश्चन नंबर 30, बिछुआ नेटल की पत्तियों के चुभने वाले बालों में निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल मौजूद होता है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मेथेनोइक अम्ल। क्वेश्चन नंबर 31, दोस्तों ये मैथ्स का क्वेश्चन है तो अपने इस सेक्शन में हम मैथ्स के क्वेश्चन को सिर्फ देखेंगे और उनका आंसर देंगे। आपको खुद से सारे सवाल कैलकुलेट करने पड़ेंगे, आंसर आपको हम यहाँ पर बता देंगे। इंग्लैंड न्यूजीलैंड वनडे मैच में बारिश के कारण इंग्लैंड को जीत के लिए 48 ओवर में 324 रन चाहिए थे। शुरुआती 10 ओवर में औसत स्कोरिंग रेट 6 था, लेकिन अगले 10 ओवर में यह बढ़कर 8.5 हो गया। इसके बाद अगले 10 ओवर का यह गिरकर 5.5 पर आ गया और अगले 10 ओवर में फिर बढ़कर 7 पर पहुंच गया। अब मैच जीतने के लिए किस औसत की जरूरत है? तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 6.75। आप इसको कैलकुलेट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से कौन सा अवरोही क्रम में है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 9/13, 11/17, 5/8। क्वेश्चन नंबर 33, 0.081 अपॉन 0.0064 इंटू दिस इसका वर्गमूल क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 0.45। क्वेश्चन नंबर 34, यहां पर इन सबका मान बताना है तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 10। दोस्तों मैथ्स के सवाल मैं सॉल्व नहीं कराने जा रहा हूं, बाकी इसके अलावा हम हिंदी का जो सेक्शन रहेगा और साथ ही साथ जो हमारे जीके जीएस के क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन हम देखेंगे। मैथ्स के क्वेश्चन आपको खुद से सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 35, दिव्या अपने मासिक वेतन का 24% भोजन पर, 15% अपने बच्चों की शिक्षा पर खर्च करती है। शेष वेतन में वह 25% मनोरंजन पर और 20% परिवहन पर खर्च करती है। अब उसके पास 10,736 रुपए बचे हैं। दिव्या का मासिक वेतन कितना है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 32,000 रुपए। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किस विकल्प में विलोम युग्म सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, डांबाडोल अस्थिर। ये दोनों विलोम नहीं है, ये सेम मीनिंग के वर्ड है। क्वेश्चन नंबर 37, होनहार बिरवान के होत चीखने पात लोकोक्ति का अर्थ निम्न में से क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, होनहार व्यक्तियों की प्रतिभा बचपन में ही दिखाई दे जाती है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द पुल्लिंग हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, प्लेटफॉर्म प्राधिकरण गिरोह। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस विकल्प में शुद्ध वाक्य है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, रमा ने अपने भाई से पुस्तक पढ़ने को कहा। क्वेश्चन नंबर 40, कलम के जादूगर किसे कहा गया है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राम वृक्ष बेनीपुरी। क्वेश्चन नंबर 41,
Choose the antonym of underlined word from the given options. He is very fastidious about his choice of food. सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केयरलेस। क्वेश्चन नंबर 42, पुट द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। आई एम द पर्सन हु ब्लैंक टू द ब्लेम्ड। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, इज। क्वेश्चन नंबर 43, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स इज इनकरेक्ट। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, एनिवर्सरी। ये स्पेलिंग गलत है। आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 44 और 45 जिसमें पैराग्राफ रीडिंग है और इस पैराग्राफ के बाद आपको क्वेश्चन के जवाब देने हैं। तो पैराग्राफ है, इंडिया इज मार्क्ड बाय ए डाइवर्सिटी ऑफ फिजिकल फीचर्स सच एज माउंटेन्स, प्लेट्यूज, प्लेन्स, coasts and islands, standing as sentinels in the north are the lofty snow-capped Himalayas. Himalaya mean the abode of snow. The Himalayan mountains are divided into three main parallel ranges. The northernmost is the Great Himalaya or Himadri. The world's highest peaks are located in this range. Middle Himalaya or Himachal lies to the south of Himadri. Many popular hill stations are situated here. The Shivalik is the southmost range. The northern Indian plains lie to the south of the Himalayas. They are generally level and flat. These are formed by the alluvial deposits laid down by the rivers, the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their tributaries. These river plains provide fertile land for cultivation. That is the reason for high concentration of population in these plains. तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक्स आर लोकेटेड इन द। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री रेंज। क्वेश्चन नंबर 45, नॉर्दर्न इंडियन प्लेन्स आर रिच इन। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, अलूवियल डिपॉजिट्स। क्वेश्चन नंबर 46, दोस्तों ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें साइंस को इंटरचेंज करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो इसका सही जवाब मिलेगा हमें ऑप्शन नंबर ए, 58। इसको आप सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 47, संख्याओं के दिए गए क्रम में से गलत संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 634। नंबर 48, 17 जून 1988 को सप्ताह का कौन सा दिन था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बुधवार। क्वेश्चन नंबर 49, यदि ए प्लस बी का अर्थ है कि ए बी की मां है, ए माइनस बी का अर्थ है कि ए बी का भाई है, ए परसेंट बी का अर्थ है कि ए बी का पिता है, ए इंटू बी का अर्थ है कि ए बी की बहन है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्शाता है कि पी क्यू का मामा है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पी माइनस एम प्लस एन इंटू क्यू। ये आप सॉल्व करके देख लेना। क्वेश्चन नंबर 50, नीचे दिए गए प्रश्न में दो कथन और उसके बाद एक और दो क्रमांकित दो निष्कर्ष दिए गए हैं। आपको दिए गए दोनों कथनों को सत्य मानना है, भले ही वे सामान्यतः ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हों। निष्कर्षों को पढ़ें और फिर तय करें कि दिए गए निष्कर्षों में से कौन सा या कौन से सामान्य ज्ञात तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए दिए गए दो कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। पहला कथन है, सभी डंडे बंदूकें हैं, कुछ नाव डंडे नहीं है। निष्कर्ष में कथन एक है, सभी बंदूकें नाव हैं, और कथन दो है, कुछ नाव बंदूकें नहीं है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, यदि ना तो एक और ना ही दो अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 51, हाल ही में भारतीय गोल्फर शुभंकर शर्मा ने इंग्लैंड की मर्सीसाइड में रॉयल लिवरपूल गोल्फ क्लब में संयुक्त 8वें स्थान पर रहने के बाद ओपन में सर्वश्रेष्ठ परिणाम दर्ज किया। उन्हें किस वर्ष अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 2018। क्वेश्चन नंबर 52, भारत सरकार द्वारा संचालित निम्नलिखित में से कौन सा निगम एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप ATFSG में शामिल होने वाला पहला सदस्य बन गया है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड। क्वेश्चन नंबर 53, गुरुग्राम में स्टार्टअप 20 के समापन समारोह के दौरान भारत ने आधिकारिक तौर पर वर्ष 2024 के लिए निम्नलिखित में से किस देश को मसाल सौंपी। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ब्राजील। क्वेश्चन नंबर 54, भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ द्वारा कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है जो अधिवक्ताओं, वादियों, नागरिकों को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में प्रवेश करने के लिए QR कोड आधारित ई पास का अनुरोध करने की अनुमति देता है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, सुस्वागतम। क्वेश्चन नंबर 55, हाल ही में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री श्री नितिन गडकरी ने भारत में 3.5 टन तक के वाहनों के लिए वाहन सुरक्षा मानकों को बढ़ाकर सड़क सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से भारत NCAP लॉन्च किया।
एनसीएपी का पूर्ण रूप बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम। क्वेश्चन नंबर 56, अगले दशक में निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में व्यापार को $100 बिलियन तक बढ़ाने के लिए भारत अमेरिका टास्क फोर्स की स्थापना की गई है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉनिक्स। क्वेश्चन नंबर 57, विश्व का पहला 7 मिनट का कैंसर उपचार टीका किस देश में शुरू किया जाएगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड। क्वेश्चन नंबर 58, मध्य प्रदेश में लागू मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में महिलाओं के लिए आयु सीमा क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, आवेदन के कैलेंडर वर्ष में 1 जनवरी को 23 वर्ष पूरे कर लिए हों और 60 वर्ष से कम हो। क्वेश्चन नंबर 59, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे ने वर्ष के सूक्ष्म परियोजना के लिए पीएमआई दक्षिण एरिया पुरस्कार जीता। यह परियोजना निम्नलिखित में से किस जानवर के जीवन को बचाने के लिए इंस्ट्रक्शन डिटेक्शन सिस्टम है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, हाथी। क्वेश्चन नंबर 60, हाल ही में भारतीय वायुसेना की पश्चिमी वायु कमान द्वारा शुरू किए गए वार्षिक प्रशिक्षण अभ्यास का नाम बताइए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, त्रिशूल। क्वेश्चन नंबर 61, मेनम वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 62, तेलंगाना राज्य के पालमपेट गांव में स्थित रामप्पा मंदिर जिसे वर्ष 2021 में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, उसका निर्माण निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल के दौरान किया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, काकतीय। क्वेश्चन नंबर 63, भारतीय संघ के प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, अनुच्छेद 75। क्वेश्चन नंबर 64, कुथु भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में कूथमबलम मंदिर में प्रदर्शित एक सामाजिक धार्मिक कला है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, केरल। क्वेश्चन नंबर 65, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मैसूर, कर्नाटका। क्वेश्चन नंबर 66, रासायनिक हथियारों का निषेध संगठन ओपीसीडब्ल्यू में कितने सदस्य राष्ट्र हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 193। क्वेश्चन नंबर 67, निम्नलिखित में से कौन मालदीव की आधिकारिक भाषा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दिवेही। क्वेश्चन नंबर 68, पुला निम्नलिखित में से किस देश की राष्ट्रीय मुद्रा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बोत्सवाना। क्वेश्चन नंबर 69, पेरुंगदाई कोंगू बेलिर द्वारा लिखित महाकाव्य कृति है, यह भारत के निम्नलिखित में से किस साहित्य से संबंधित है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, तमिल साहित्य। क्वेश्चन नंबर 70, भारत सरकार द्वारा वर्ष 1967 में निम्नलिखित में से किस वीरता पुरस्कार का नाम बदलकर शौर्य चक्र कर दिया गया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, अशोक चक्र वर्ग 3। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 71 से लेकर 75, जिसके लिए हमें यह गद्यांश पढ़ना है और इसी गद्यांश से आगे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हम गद्यांश को देख लेते हैं। समाज की विषमता शोषण की जननी है। समाज में जितनी विषमता होगी सामान्यतः शोषण उतना ही अधिक होगा। चूंकि हमारे देश में सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक व सांस्कृतिक असमानताएं अधिक हैं, जिसकी वजह से एक व्यक्ति एक स्थान पर शोषक तथा वही दूसरे स्थान पर शोषित होता है। जब बात उपभोक्ता संरक्षण की हो तब पहला प्रश्न यह उठता है कि उपभोक्ता किसे कहते हैं या उपभोक्ता की परिभाषा क्या है? सामान्यतः उस व्यक्ति या व्यक्ति समूह को उपभोक्ता कहा जाता है जो सीधे तौर पर किन्हीं भी वस्तुओं अथवा सेवाओं का उपयोग करते हैं। इस प्रकार सभी व्यक्ति किसी न किसी रूप में उपभोक्ता होते हैं और शोषण का शिकार होते हैं। हमारे देश में ऐसे अशिक्षित, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से दुर्बल, अशक्त लोगों की भीड़ है जो शहर की मलिन बस्तियों में, फुटपाथ पर, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे, गंदे नालों के किनारे झोपड़ी डालकर अथवा किसी भी अन्य तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। वे दुनिया के सबसे बड़े प्रजातांत्रिक देशों की समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित हैं, जिन्हें आधुनिक सफेदपोशों, व्यापारियों, नौकरशाहों तथा एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग ने मिलकर बांट लिया है। सही मायने में शोषण इन्हीं की देन है। सरकार कितनी भी योजनाएं बनाकर लागू करे, कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। उपभोक्ता शोषण का तात्पर्य केवल उत्पादकता व व्यापारियों द्वारा किए गए शोषण से ही लिया जाता है, जबकि इसके क्षेत्र में वस्तुएं एवं सेवाएं दोनों ही सम्मिलित हैं, जिनके अंतर्गत डॉक्टर, शिक्षक, प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस, ऊंचे ओहदों पर बैठे सरकारी कर्मचारी, वकील आदि सभी आते हैं। इन सब ने शोषण के क्षेत्र में जो कीर्तिमान बनाए हैं वे वास्तव में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दर्ज कराने लायक हैं। कानून के हाथ कितने भी लंबे हों इन सभी तक नहीं पहुंच सकते, क्योंकि
रक्षक जब भक्षक बन जाए तो कौन बचाए? भ्रष्टाचार सभी की जड़ों में पहुंचा हुआ है, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। क्या कभी इन लोगों के अच्छे दिन आएंगे? दूसरी ओर किसी तरह अपनी इज्जत आबरू बचाता मध्यम वर्ग है, जो ना तो किसी पार्टी के वोट बैंक में है और ना ज्यादा पढ़ा लिखा और संपन्न है। ना सरकार उसकी परेशानियों को समझती है और ना ही कोई अन्य राजनीतिक पार्टी जिनको सरकारी पेंशन नहीं मिलती। ऐसे बड़े बूढ़े लाचार लोगों की स्थिति और भी खराब है। ना तो उनकी संस्कारहीन संतान उनका ध्यान रखने को तैयार है और ही ना ही सरकार उनके लिए कुछ सोच पा रही है। क्या इस विषमता को हटाने की दिशा में कोई कदम उठाया जा रहा है? क्या पढ़े लिखे नौजवानों को उपयुक्त रोजगार दिए जाने की दिशा में कुछ हो रहा है? क्या होगा इस देश का, भगवान ही जानता है। तो दोस्तों, काफी लंबा पैराग्राफ है, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन 71, हमारे देश में समाजोपयोगी उद्यमों योजनाओं से वंचित वर्ग कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मलिन बस्तियों, फुटपाथ, सड़क तथा रेलवे लाइन के किनारे झोपड़ी डालकर रहने वाले अशिक्षित, दुर्बल और अशक्त लोगों का वर्ग। क्वेश्चन नंबर 72, लेखक के अनुसार शोषण का शिकार कौन लोग होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, वस्तु एवं सेवाओं का उपयोग करने वाला उपभोक्ता समूह। क्वेश्चन नंबर 73, समाज के मध्यम वर्ग की कौन सी समस्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, जीवन यापन में आर्थिक परेशानी से सामाजिक प्रतिष्ठा पर खतरा। क्वेश्चन नंबर 74, समाजोपयोगी ऊर्ध्वमुखी योजनाओं से वंचित वर्ग के शोषण के लिए कौन उत्तरदायी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, राजनेता, व्यापारी वर्ग, सरकारी तंत्र एवं तथाकथित बुद्धिजीवी वर्ग। क्वेश्चन नंबर 75, शैक्षणिक और सांस्कृतिक शब्द किस व्याकरणिक इकाई से संबंधित हैं और किस प्रत्यय से मिलकर बने हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विशेषण और विशेषण शब्द एक प्रत्यय। अब दूसरे गद्यांश में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76 से लेकर 80। भारत प्राचीन संस्कृति का देश है। यहाँ दान पुण्य को जीवन मुक्ति का अनिवार्य अंग माना गया था। जब दान देने को धार्मिक कृत्य मान लिया गया तो निश्चित तौर पर दान लेने वाले भी होंगे। हमारे समाज में भिक्षावृत्ति की जिम्मेदारी समाज के धर्मात्मा, दयालु व सज्जन लोगों की है। भारतीय समाज में दान लेना व दान देना दोनों धर्मों के अंग माने गए हैं। पहले दान देने में पूर्व दान लेने वाले की पात्रता देखी जाती थी और योग्य पात्र को दान दिया जाता था। धर्मशास्त्रों ने दान की महिमा का बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया, जिसके कारण भिक्षावृत्ति को भी धार्मिक मान्यता मिल गई। धीरे धीरे दानदाताओं ने पात्रता पर ध्यान देना बंद कर दिया और दयावश, निरीह, अपाहिज और गरीबों को दान दिया जाने लगा। सने सने समाज में और मूल्यों में बदलाव आया और अधिकतर लोग गरीबों, ब्राह्मणों और भिखारियों को दान का पात्र समझने लगे। समाज में जब इस प्रकार के परिवर्तन हुए तो धीरे धीरे लोगों ने भिक्षा को अपनी जीविका ही बना लिया। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगे। काम न मिलने से भी भिक्षावृत्ति को बल मिला और पूजा स्थल, तीर्थ, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, गली मोहल्ले आदि स्थानों पर हर जगह भिखारी दिखाई देने शुरू हो गए। इस कार्य में हर आयु के व्यक्ति शामिल होने लग गए। साल 2 साल के दूध मुंह बच्चे से लेकर 80-90 वर्ष के बूढ़े तक को भीख मांगते देखा जा सकता है। आज तो भीख मांगने का भी एक कलापूर्ण व्यवसाय बनता जा रहा है। कुछ खानदानी भिखारी होते हैं क्योंकि पुश्तों से उनके पूर्वज धर्म स्थलों पर अपना अड्डा जमाए हुए हैं। कुछ अपराधी बच्चों को उठा ले जाते हैं तथा उनसे भीख मंगवाते हैं। वे इतने निर्दयी होते हैं कि भीख मांगने के लिए बच्चों का अंग भंग भी कर देते हैं। कुछ भिखारी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हैं जो देश में छोटी सी विपत्ति आ जाने पर भीख का कटोरा लेकर भ्रमण के लिए निकल जाते हैं। इसके अलावा अनेक श्रेणी के और भी भिखारी होते हैं। कुछ भिखारी परिस्थिति से बनते हैं तो कुछ बना दिए जाते हैं। कुछ शौकिया भी इस व्यवसाय में आ गए हैं। जन्मजात भिखारी अपने स्थान पर निश्चित रखते हैं। कुछ भिखारी अपनी आमदनी वाली जगह दूसरे भिखारी को किराए पर देते हैं। बेरोजगारी और गरीबी के कारण कुछ वयोवृद्ध मजदूरी बस भिखारी बनते हैं। गरीबी के कारण बेसहारा लोग भीख मांगने लगते हैं। काम ना मिलना भी भिक्षावृत्ति को जन्म देता है। कुछ अपराधी बाकायदा इस काम की ट्रेनिंग देते हैं। भीख रोकर, गाकर, आंखें दिखाकर या हंसकर भी मांगी जाती है। भीख मांगने के लिए इतना आवश्यक है कि दाता के मन में करुणा जगे। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर दाता करुणामय होकर भीख देने के लिए बाध्य हो जाता है। क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या नहीं है? गरीबों और निर्मलों को छोड़कर कई पढ़े लिखे और हट्टे कट्टे भी इस वृत्ति को अपनाए हुए हैं। क्या सरकार को इस दिशा में कुछ करने की आवश्यकता नहीं है? क्या हम लोग इन भिखारियों को करुणावश भीख दे रहे हैं? थोड़ा सोचिए, क्या हम भी इस वृत्ति को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? अगर दान ही करना है तो गरीबों को पुस्तकें, पाठ्य सामग्री दें। गरीबों और बीमारों को दवाएं और अस्पताल की सुविधाएं दिलाएं। इन लोगों को भीख के स्थान पर रोजगार की व्यवस्था कराएं। नगद देना बंद करें। भीख मांगने वालों को खाना खिलाएं पर कभी इन्हें नगद पैसे ना दें। अगर जनता और सरकार दोनों मिलकर काम करें और भीख मांगने वालों को पुलिस के हवाले करना शुरू कर दें तो इस पर काबू पाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 76, क्या भिक्षावृत्ति देश की एक समस्या है? आपका इस विषय में क्या विचार है?
सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी। भिक्षावृत्ति देश की एक ज्वलंत समस्या बन गई है क्योंकि लोग इसको जानबूझकर अपना व्यवसाय बना रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 77, विभिन्न स्थलों पर लोग भीख देने के लिए क्यों बाध्य हो जाते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। अपंगता, कुरूपता, अशक्तता, वृद्धावस्था आदि देखकर लोग भीख देने के लिए बाध्य हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, भीख न देकर भी दूसरों की मदद करने के लिए कौन सा विकल्प सही नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। पैसे देकर किसी भिखारी को रोजगार धंधे के लिए प्रेरित करके मदद करना सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 79, दान, पुण्य और जीवन मुक्ति में कौन से समास हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, द्वंद्व समास और तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 80, खानदानी भिखारी कैसे होते हैं? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, जिनकी भीख मांगने की जगह पुश्तैनी है और पीढ़ियों से निश्चित है। दोस्तों अब है हमारा डीआई का सेक्शन। तो हम इसमें सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसके बाद जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनके आंसर मैं आपको बता दूंगा। बाकी सारा कैलकुलेशन आपको खुद से करना पड़ेगा। तो हम एक बार सारे एक एक करके सारे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 टू 85 के लिए दिया गया लाइन ग्राफ डेटा इंटरप्रिटेशन चार्ट लगातार 3 वर्षों 2020, 21 और 22 के दौरान 6 अलग-अलग शहरों कोलकाता, पटना, धनबाद, रांची, आसनसोल और गया में 6 स्टोर में जूते की बिक्री हजारों की संख्या में दिखाता है। ओ दादी की अम्मा। क्वेश्चन नंबर 81, 3 वर्षों के लिए पटना स्टोर की कुल बिक्री का 3 वर्षों के लिए आसनसोल स्टोर की कुल बिक्री से अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 190/325। क्वेश्चन नंबर 82, गया स्टोर और पटना स्टोर पर मिलाकर 3 वर्षों में जूतों की बिक्री की कुल संख्या 3 वर्षों में धनबाद स्टोर और रांची स्टोर पर मिलाकर कुल बिक्री का लगभग कितना प्रतिशत है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 80.51%। क्वेश्चन नंबर 83, 2021 में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और धनबाद स्टोर पर जूते की औसत बिक्री का कितना प्रतिशत 2022 में रांची स्टोर, आसनसोल स्टोर और गया स्टोर पर जूते की औसत बिक्री है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 77.5%। क्वेश्चन नंबर 84, वर्ष 2020 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री का वर्ष 2021 के लिए सभी स्टोर के जूतों की औसत बिक्री से अनुपात क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 24/43। क्वेश्चन नंबर 85, 3 वर्षों में कोलकाता स्टोर, पटना स्टोर और रांची स्टोर की जूतों की बिक्री की कुल संख्या कितनी है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 1650। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 86 से 90 जिसमें एक पाई चार्ट दिया गया है। एक टैंक से 5 इनलेट पाइप ए, बी, सी, डी और ई और 5 आउटलेट पाइप पी, क्यू, आर, एस, टी जुड़े हुए हैं। पहला पाई चार्ट प्रत्येक इनलेट पाइप द्वारा भरे गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी इनलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, और दूसरा पाई चार्ट प्रत्येक आउटलेट पाइप द्वारा खाली किए गए टैंक के प्रतिशत को दर्शाता है जब सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं। टैंक की कुल क्षमता है 1000 लीटर। सभी इनलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक भरने में लगने वाला समय है 2 मिनट। सभी आउटलेट पाइप एक साथ खोलने पर टैंक को खाली करने में लगा समय है 1.6 मिनट। तो दोस्तों ये यहाँ पे पाई चार्ट है, ये आप देख लेना वीडियो को रोक के। हम देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 86, यदि पाइप ए, बी, डी, आर और एस को एक साथ खोल दिया जाए तो टैंक को भरने में लगने वाला अनुमानित समय ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, 6.67 मिनट। क्वेश्चन नंबर 87, टैंक को भरने में अकेले पाइप सी द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप डी द्वारा लिए गए समय के योग का टैंक को खाली करने में अकेले पाइप आर द्वारा लिए गए समय और अकेले पाइप टी द्वारा लिए गए समय के योग से अनुपात ज्ञात कीजिए। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 7:9। क्वेश्चन नंबर 88, पाइप बी और सी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में लिया गया समय पाइप ए, डी और ई द्वारा एक साथ भरने में लगे समय से लगभग कितने मिनट अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 1.67 मिनट। क्वेश्चन नंबर 89, पाइप पी और आर द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय का पाइप क्यू, एस और टी द्वारा एक साथ टैंक खाली करने में लिए गए समय से अनुपात क्या होगा? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 11:14। क्वेश्चन नंबर 90, यदि सभी इनलेट पाइप और आउटलेट पाइप एक साथ खोल दिए जाएं तो पूरा टैंक खाली होने में लगने वाला समय ज्ञात कीजिए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, 8 मिनट। अब क्वेश्चन नंबर 91 से 95 के लिए नई तालिका दी गई है। तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। तालिका 1 में दिया गया है 2020 में 5 देशों के कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात को दर्शाती है, जबकि तालिका 2 2020 से 2022 तक कच्चे तेल के उत्पादन, निर्यात और आयात में प्रतिशत वृद्धि को दर्शाती है। तालिकाओं का अध्ययन करें और प्रश्नों के उत्तर दें। नोट में दिया है खपत इज इक्वल टू उत्पादन प्लस आयात माइनस निर्यात। तो दोस्तों यहाँ पर ये टेबल दी गई है, चाहिए तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके
क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 91, 2020 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 1680। क्वेश्चन नंबर 92, 2022 में प्रत्येक 5 देशों में कच्चे तेल की औसत खपत क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 2054। क्वेश्चन नंबर 93, 2020 में पांचों देशों का एक साथ निर्यात आयात अनुपात क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 1। क्वेश्चन नंबर 94, 2020 से 2022 तक कच्चे तेल की खपत में प्रतिशत वृद्धि निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 95, 2022 में निम्नलिखित देशों में से किस देश का आयात खपत अनुपात सबसे अधिक था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी मालदीव। और दोस्तों अब देखें क्वेश्चन नंबर 96 से लेकर 100 तक, ये हमारी आखिरी डीआई है। निम्नलिखित तालिका चार्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें। अच्छे के पास 5000 लीटर शुद्ध दूध है। वह कुल दूध का 40% 6 अलग अलग व्यक्तियों ए बी सी डी ई एफ को बेचता है और कुल दूध का शेष 60% वह अपनी दुकान में उपयोग करता है। प्रत्येक व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ शुद्ध दूध में पानी मिलाते हैं। नीचे दी गई तालिका अच्छे द्वारा 6 अलग अलग व्यक्तियों को बेचे गए दूध की कुल बिक्री को प्रतिशत के रूप में दर्शाती है और यह 6 व्यक्तियों में से प्रत्येक द्वारा शुद्ध दूध में पानी मिलाने के बाद पानी की सांद्रता को भी दर्शाती है। तो दोस्तों ये तालिका है, इसको आप देख लेना वीडियो रोक के। उसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96। व्यक्ति ए और व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा के बीच अंतर क्या है? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी 65 लीटर। क्वेश्चन नंबर 97, व्यक्ति सी द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा और व्यक्ति ई द्वारा मिलाए गए पानी की कुल मात्रा का संबंधित अनुपात क्या है? सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी 3:17। क्वेश्चन नंबर 98, निम्नलिखित में से किसने शुद्ध दूध में सबसे कम मात्रा में लीटर में पानी मिलाया? सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए बी ने। क्वेश्चन नंबर 99, मान लीजिए ए बी और सी अपने घोल को एक पात्र में मिलाते हैं तो नए घोल में दूध की सांद्रता क्या होगी? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 83.55%। और हमारा आखिरी क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, सभी व्यक्तियों द्वारा मिलाकर कुल कितने लीटर पानी मिलाया गया? इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी 456 लीटर। तो दोस्तों ये थे 28 अक्टूबर 2023 को यूपी ट्रिपल एस सी पैट की शिफ्ट 1 में पूछे गए सभी 100 सवाल। तो दोस्तों यहाँ पर हमने ऑफिशियल आंसर की के हिसाब सारे जवाब देखे हैं और जो मैथ्स के और डीआई के क्वेश्चंस हैं वो आपको खुद से सॉल्व करना है। आप वीडियो रोक के क्वेश्चंस को देख के सॉल्व कर सकते हैं। जवाब मैंने आपको बता दिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पीवाईक्यू वाला को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में सेकेंड शिफ्ट के पेपर के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, जीत आपकी होगी। जय हिंद, जय भारत।